नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 100 करोड़ के ऊपर आपका बिज़नेस है और या फिर आप पहले से 100 करोड़ ना भी हो लेकिन अपनी तैयारी करना चाहते हैं ताकि ड्यू डिलिजेंस या एमफी के किसी भी ऑब्जर्वेशंस में आप ना फँसें, तो ये वीडियो 20-30 मिनट्स का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग ध्यान से आज 2 पार्ट में इस डिस्कशन को कवर करेंगे। पहला, कुछ उन लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं जहां पे एमपी ने ड्यू डिलिजेंस के लिए उनके ऊपर कुछ सवाल उनसे पूछे हैं। पहले तो हम उन सवाल को देखेंगे और उनके पॉसिबल जवाब देखेंगे। दूसरी चीज, हम एक एमपी के डूज एंड डोंट्स और जो बेसिक एफएक्यूज हैं उस 15-16 डिफरेंट डूज एंड डोंट्स को चैप्टर वाइज एक एक करके समझेंगे लॉजिकली, ताकि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लायंस वे में प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई लीगल हिंड्रेंस नहीं चाहते, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले कुछ रीसेंट पेनल्टीज या टर्मिनेशंस को एक बार देखते हैं। वो कहाँ मिलता है, कैसे समझा जाता है और आपको भी उसका ट्रैक कैसे रखना चाहिए ताकि आप उस चपेटे में, उस गलती में कभी ना फंसे। तो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी mfindia.com तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि एक ट्रैक रखना अपने एम डीडीक्यू के गलती या अपने मेंबर के ऊपर होने वाले अलग अलग पेनल्टीज या टर्मिनेशंस का, तो यहाँ पे एक बेस्ट सेक्शन है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में जाइए, लोकेट। लोकेट में देखिए 3 तरह के हैं। एक तो पेनल्टी है सस्पेंड हो ही गया, यहाँ पे कोई कारण नहीं दिया रहता, बस आपके पास लिस्ट होता है कि इन लोगों का नाम सस्पेंड कर दिया गया है, रीजन कुछ भी हो। तो यहाँ देखिए देखने वाली चीज है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम कब से, तो ये 2006 से लेके अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ भी है, 2026 में भी, फरवरी में भी हुआ है, 25 में भी हुआ, तो कोई तो कारण रहा होगा दोस्तों। तो दैट इज वन। दूसरी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो लगातार एमपी यहाँ अपडेट करती है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिस्ट मिलेगी और इस लिस्ट में खास बात देखिए, ये क्वार्टरली अपडेट हो रहा है। तो अगर हम अक्टूबर दिसंबर की देखें 2025 की, तो हमारे पास एक ही टर्मिनेशन है, या जो भी स्टेटस होगी, हो सकता है सस्पेंशन हो सकता है टर्मिनेशन हो सकता है क्लॉबैक हो, बट वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ होती है कि क्या समरी है, इंसिडेंट क्या हुआ था, किसने कंप्लेन किया था। और अगर आप इसी तरह पीछे जाके देखें तो कई हैं। तो जब आप इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे या समरी ऑफ इंसिडेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स समझ आएंगे कि भाई ये भी गलती हो सकती है। और तीसरी वो रिपोर्ट होती है जहां पे किसी भी कारण से, जैसे कि नाम बदला और नोमेनक्लेचर चेंज हुआ, लेकिन कुछ लोग जिद पे हैं कि हम वही नाम यूज करेंगे, या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि नाम क्या सही है क्या गलत है, उनकी लिस्ट यहाँ पे होती है जिनके रॉन्ग नेम या रॉन्ग इंफॉर्मेशन के कारण सस्पेंड हुआ है। तो ये तीसरा लिस्ट है। तो मेरा ख्याल है इतना काफी है आप लोगों के लिए कि आप ड्यू डिलिजेंस को सीरियसली लें, ये इंफॉर्मेशन पे ट्रैक रखें और मजाक में इस बात को ना लें। क्योंकि अगर किसी का 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, आपकी एक बंदी बंधाई इनकम है जिसके चलते आपने अपना खून पसीना लगाया है, अगर उसे किसी भी तरह से कोई रुकावट आ जाए, किसी भी कारण कोई सस्पेंशन आ जाए, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होगी। सो दोस्तों, इसीलिए ये आधा घंटा जो आप लगाने वाले हो मेरे वीडियोस को जितने भी ध्यान से आप देखने वाले हो, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी पोस्ट आपको कभी भी आए तो आपके पास अलर्ट आ जाए, आपको पता लग जाए कि हमने कोई और नया अलर्ट डाला है। दूसरी बात, अब मैं शुरू कर रहा हूं वन बाय वन। पहले तो मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा हूं जो लोग डीडीक्यू में नहीं भी आज फॉल करते हैं, या जिनके पास ऑडिटर नहीं आते, जिनके घर पे ऑडिटर नहीं आते, जिनके ऑफिस में ऑडिटर नहीं आते, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोच के इग्नोर मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप उस लेवल पे आएंगे कि ऑडिटर आपके घर आ रहा है या ऑफिस आ रहा है, तब तक आपको तैयारी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम यहाँ बताने जा रहे हैं, जो भी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से उसको अडॉप्ट करिए, अपनी प्रोसेसेस में डालिए। तो ये छोटा सा क्विक स्नैपशॉट जिसमें आपको पता लग जाए कि ड्यू डिलिजेंस किन लोगों के ऊपर
लागू होती है इन ऑडिट फॉर्म। लागू तो आप सभी पे होती है, चाहे आप 1 करोड़ का बिजनेस करें या 100 करोड़ का, आपके लिए ड्यू डिलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन ऑडिटर यानी जब आपकी ऑडिट होती है उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपकी एओएम 100 करोड़ से ऊपर हो, या कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा आ रही हो, या किसी एक ही एएमसी से 50 लाख से ज्यादा आ रही हो, या फिर किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर का जिनका 20 से ज्यादा लोकेशन पे प्रेजेंस है, जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या बड़े ब्रोकर्स, उन सब के लिए ये लागू होता है। हम 4.9 पे आते हैं, जरा 4.9 को देखिए। नो प्रोसीजर इन प्लेस टू डिस्क्लोज द कमीशन। मतलब ये भी ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट है जो किसी भी एक एमएफडी को आया है दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस नहीं है डिस्क्लोज करने का, डिस्क्लोज द कमीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है भाई। पहले तो इसमें डरने की क्या बात है, डरने की ये बात है कि अगर 10 साल 5 साल बाद हमारे ऊपर कोई लांछन लगा दे कि मेरे को इसने झूठ बोला था, मुझे लगा था कि ये डायरेक्ट प्लान है, इसने कभी जिंदगी में मुझे टीआर नहीं बताया था कि 1.75 है या 2.10 है, मैं तो यही मानता था कि हर स्कीम में एक ही टीआर होता है। जज साहब, मैं तो बहुत ही इग्नोरेंट हूं, लेमैन हूं। जज तुरंत छूटते पूछेगा डिस्ट्रीब्यूटर से कि तुम बताओ, तुमने इनको कभी बताया था कि इस वाले में 1.75 है, दूसरे वाले में 2.25 है, इसमें 2.6 है, ताकि वो निर्णय लेते। चलो, कमीशन होना पाप नहीं है, कमीशन तो तुमने जस्टिफाई कर दी होगी अपनी सेवाओं से, अपने सर्विसेज से, अपने अच्छे रिटर्न दिला के, लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था, ताकि अगर वो बोल देता तुमसे कि सर 2% के ऊपर टीआर वाला कोई प्रोडक्ट मुझे मत दीजिएगा, चाहे आपको जो करना हो सकता है कस्टमर बोल सकता था। तो अब 10 साल बाद अगर वो इस इल्जाम के तहत आपको पकड़ता और कहता है सर मैं 1.5 से ज्यादा लेने को तो तैयार ही नहीं था, मैंने इनको कहा भी था, लेकिन इन्होंने मुझे देखिए इतने स्कीमें बेची हैं जिसमें 2.25 के ऊपर है, तो मेरा टोटल बनता है सर 3,70,000, मेरे वापस कराए जाए साहब। और आपको पता है ऐसे केस में वापस करवाया गया है। एक नहीं 10-12 ऐसे केसेस ऑलरेडी बाजार में, हमारे इंडस्ट्री में सेटल हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम हार जाएंगे अगर अगर हमने डिस्क्लोजर को महत्व नहीं दिया, डिस्क्लोजर पे साइन नहीं कराया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अविनेश जी इससे तो बचना बहुत मुश्किल है, क्या हम उसको सब कुछ बताएं? हमने कहा वो तो बताने वाली बात तो अभी आएगी ही आएगी, लेकिन एक बहुत अच्छा बचाव है इसका। वो क्या है? साल में एक बार कस्टमर से फीडबैक ले लो कि मैं सारे सिस्टम, डिस्क्लोजर, टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सपेंस रेशियो के बारे में अच्छे से जानता हूं और मैं अपना निवेश सेटिस्फैक्टली और अच्छे से इनके साथ कर रहा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर एक ऐसा फीडबैक आपने जमा कर ली साल में एक बार, कम से कम उन कस्टमर से जहां पे आपको लग रहा है कि आपके साथ लंबा टेन्योर उन्होंने बिताया है और आपको डाउट भी लगता है, तो वहां तो ले ही लो, बट 100% कस्टमर से ले ले तो बहुत ही मजा आ जाए। और अगर आप ये कर पाए दोस्तों, तो आप 4.9 से तो छुटकारा पा ही जाएंगे एमफी की तरफ से, लेकिन अपनी ग्राहक की तरफ से भी आप किसी भी तरह के डर से भी छुटकारा पा जाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं कि डिस्क्लोजर करते कैसे हैं, और अगर आप फीडबैक ले लेते हैं तो डिस्क्लोजर से आराम से बच भी सकते हैं। हमने ये देख लिया, हमने कंप्लेन रजिस्टर के बारे में सीख लिया। डिस्क्लोजर जैसा कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने अभी तक अगर नहीं रखे हो तो वेबसाइट पे डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन कंप्लीट फॉर्मेट में होनी चाहिए। Let's see this observation 4.15. No comparison of similar schemes and alternative investment is provided. 4.15 को अच्छे से समझने के लिए हम जरा 2-3 डिफरेंट स्लाइड्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आएंगे तो एमफी का ये क्वेश्चन 10 में डीडीक्यू डूज एंड डोंट्स में आपको मिलेगा, जहां पे पहले पॉइंट समझिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देता है या कमेंट करता है किसी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में, तो कई जगह से कई तरीके से करता है। पहले आप यूट्यूब चैनल के बारे में बात समझ लें। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, आप बहुत सारे मेरे एमएफडी भाई ऐसे हैं जिन्होंने किसी किसी को दे रखा है कि ले भाई तू पोस्ट कर दियो, तू मेरे बिहाफ पे डाल दियो, या फिर उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जहां पे कोई उनको स्टफ देता है और वो उठाते हैं और खूब बढ़िया से बढ़ा देते हैं आगे। थोड़ा सोच समझ के भाई साहब, थोड़ा सोच समझ के। एवरीथिंग विच यू डू शुड, जो आप पब्लिकेशन देते हो, जो कुछ भी आप छापते हो, वो अप्रूव्ड होना चाहिए, या तो आपका जो प्रोवाइडर है उसने अप्रूवल ले रखी हो कि भाई ये अप्रूव्ड कंटेंट है, आप दे सकते हो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जरा उस बात को समझें कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या कहा जा रहा है कि जब आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो या अपने बिहाफ पे बना के, खुद बोल के, या एआई से बना के, जो कुछ भी आप करते हो, you have to assess the customer's risk profile before deciding on the suitability। ये तो आप समझ ही गए। तो जब आपके पास ये है, आप वीडियो में जब बात कर रहे हो 1000 लोगों से, कैसे उनका रिस्क प्रोफाइल असेस कर लोगे? आपको पता ही नहीं है। जब आप जानते नहीं तो मास ऑडियंस को आप जो बोलोगे वो कोई गलत रिस्क प्रोफाइल वाले उसको गलत तरह से परसीव कर सकते हैं। सो इसीलिए विदाउट नोइंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज अनडिजायरेबल एंड वुड बी इन क्लियर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। समझ रहे हैं आप किसी भी स्कीम का जिक्र नहीं कर सकते अपने YouTube चैनल में, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपके किसी भी पब्लिकेशन, मीडिया पब्लिकेशन में, सोशल मीडिया पे स्कीम का जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कौन सा कस्टमर देख रहा है और उसकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, क्या एपिटाइट है। हो सकता है वो बिना आपको बताए खरीद ले और जब घाटा हो तो फिर से जज के पास पहुंचे, बोले जज साहब मैं तो इनके ये वीडियो देख के इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने इसमें पैसा डाल दिया और मेरा पैसा डूब गया। जज साहब ऐसे लोगों से मेरा पैसा वसूल के लाइए, है ना। ये हो सकता है और ये केस बनता है। तो ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं बाजार में, तो इससे भी आप अलर्ट रहिए। सेकंड, कि आप किसी को कोई परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं, जैसे आपको मान लो एक XYZ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में कहना है, ये बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत बुरा चल रहा है, दोस्तों इससे हट जाइए, इससे निकल जाइए। आपको कमेंट ग्लोबल नहीं करना है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, मान लो अभिनेश कुमार आपके इन्वेस्टेड है बैलेंस एडवांटेज में और उसको आपको राय देना है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल एडवाइस। आप दीजिए, आप उन्हें कह दीजिए कि इसमें से निकल जाइए, ये फंड अच्छा नहीं कर रहा, उसमें आ जाइए, ये फंड, दैट इज ऑल अलाउड। बट आप पब्लिक फोरम में ग्लोबली विदाउट नोइंग द फेस ऑफ द पर्सन एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पर्सन, आप जनता को नहीं कह सकते कि ये फंड खराब है, इससे निकल जाओ। So that will also put you into trouble and regulations and code of conduct का वायलेशन कहलाएगा दोस्तों। चलिए, ये दो बात तो आपको समझ आ गई। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। तो आपने देखा हम कहां से आ रहे थे, हम इस जगह से आ रहे हैं 4.15, जहां पे इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन आया कि इन्होंने सिमिलर स्कीम, अल्टरनेटिव स्कीम, इन सब की बातें नहीं की। मैंने थोड़ा 2-3 स्लाइड एक्स्ट्रा इसमें आपके लिए इनपुट डाल दी ताकि आप इस संबंध में कोई भी गलती ना करें। जिसमें सबसे पहला चीज मैंने डाला आपके यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के संबंध में, ताकि आप केयरफुल रहें, आप कभी इस वायलेशन के शिकार ना हो और आपके पास कभी जिंदगी में आपकी ट्रेल रुक जाने या टर्मिनेशन की नौबत ना आए। लेकिन इसी से संबंधित एक दूसरी पॉइंट कि क्या एक MFD अपने रिपोर्ट ऑफ कंपैरिजन, परफॉर्मेंस वगैरह दिखा सकता है, क्योंकि न्यूज़लेटर्स वगैरह छपते हैं। हमारी भी फिंसिस काफ़ी लोगों के लिए न्यूज़लेटर बनाती है जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और हमारा मंथली न्यूज़लेटर परफॉर्मेंसेस की बात करता है। तो क्या ये हो सकता है? सो देयर इज नो बार ऑन MFD टू शेयर सच रिपोर्ट्स विद देयर क्लाइंट्स। ऑब्वियसली आपको करना है, आपको दुनिया को बताना है कि क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। However, it is advisable to take such performance reports from fund fact sheet published by MC or from reputed reliable source। ये ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। तो सोर्स इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कुछ भी लिख दोगे। मान लो आपने किसी स्कीम की परफॉर्मेंस दूसरे स्कीम से अच्छी दिखा दी जबकि वो गलत है, कहीं आपकी NAV गलती से आ गई या आपके पास कैलकुलेशन एरर है, तो कौन जिम्मेवारी लेगा इस बात की? बहुत सारे लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर मांगते हैं। मतलब हमसे भी फिंसिस से अक्सर लोग कहते हैं, सर आपके वाले सॉफ्टवेयर में वो फीचर नहीं है कि इसमें कितना हीरो होंडा है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप है, और ये सब चीज नहीं है। तो हमने कहा भाई उसके लिए जो रिलायबल सोर्स है उसी से आप ले सकते हो, या तो उनकी API लेके मुझे दे दो, मैं आपके ऐप में दिखा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा बना करके आपको दूं अगर, तो मेरा सोर्स इज नॉट रिलायबल बिकॉज हम रजिस्टर्ड नहीं एज ए रिसर्च एनालिस्ट। तो जब जो रिसर्च एनालिसिस या तो AMC करती है, आप वो डेटा यूज करेंगे, या किसी भी वैल्यू रिसर्च या रजिस्टर्ड कंपनी का आपको एनालिटिक्स को रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसीलिए फिंसिस जो है वो आप लोगों को एक न्यूज़लेटर बना देता है कॉमन, इस तरह के फैक्ट शीट और चीजों को मिलाते हुए, जहां सोर्स हम एक जगह लेते हैं, आप सभी में उसको बांट देते हैं एट ए प्राइस।
एनीवे तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि या आप ये कर सकते हो, आपको करना अलाउड है, तो कंपैरिजन आपको देना अलाउड है। दूसरा, क्या एक एमएफडी किसी पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकता है एमएफ इन्वेस्टर का जो कि उसका क्लाइंट नहीं है? अगर किसी ने अपनी पोर्टफोलियो दे दी, कैश दे दिया और कहा कि ये मैंने डायरेक्ट लगाया है या फलाना लगाया, क्या आप इसमें कुछ हमें बता देंगे? तो क्या, बहुत लोग डरते हैं कि कहीं सजेशन दिया तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सजेशन के चलते मुझे कल को बार कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो बार ऑन एमएफडी। आप दीजिए, आपकी ये सेवा में सम्मिलित है, आप आराम से, अगर ग्राहक आपके पास आया है तो उससे बस एक फॉर्म भरवा लीजिए, रिस्क प्रोफाइल चेक कर लीजिए, उसको बता दीजिए भाई इस बेसिस पे मैं तुम्हें रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। हाँ, बट पैसे नहीं ले सकते, बट आपका तो ये काम है ही है। तो आपको, आप किसी के आगे जाके नहीं कह सकते, आपका कोई वीडियो ऐसा ना हो, दोस्तों मैं एक्सरे करता हूं, लाइए अपने अपने पोर्टफोलियो और मैं आपका एक्सरे करके दूंगा। दैट इज कॉल्ड सेल्स एडवाइजरी। इंसिडेंटल इज व्हेन क्लाइंट अप्रोचेस यू। तो ये ए और सी में बहुत अंतर है, देख लीजिए। यहां पे कह रहा है ग्राहक ने अप्रोच किया है, कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड यू, यू शुड स्ट्रिक्टली रिफ्रेन फ्रॉम अप्रोचिंग अट्रैक्टिंग। ये आपका फीचर बना के आप बेच रहे हो, पकड़े गए तो आपके गड़बड़ा जाएगा। तो आप ये कैश एनालिसिस और रिव्यू शुड नॉट बी और सेल्स फीचर, अदरवाइज वो रिबेट और इंड्यूसमेंट का पार्ट कहला जाएगा। फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू, बहुत लोग ये लिखते हैं। अभी मैंने करीब एक जगह देखा था, एक सिटी में, कि वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं और इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं, मतलब अच्छा सेल हो रहा है उनका। बट बुरा लगता है ऐसे बोलना, बट वो नजर में आ ही जाएगा आज नहीं कल, है ना? तो ये सब शब्द नहीं यूज करना है। फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू, फ्री एक्सरे, गेट योर रिव्यूज डन, ये ऑफर कहलाएगा दोस्तों। ये ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ गई? यहाँ पे हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिजाइन एंड पब्लिशिंग यानी सेल्स, प्रमोशनल ऑफर, मार्केटिंग मटेरियल, एडवर्टीजमेंट में जा सकता है? नो, no. As clearly mentioned in the code of conduct, MFD shall use marketing material as is provided to them by AMC and shall not design their own marketing material in respect of any scheme or display the name, logo, mark of any AMC MF including their website, app without prior written approval. समझ गए? ये बहुत अहम है। लोग इसे क्यों नहीं समझ रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर भी बहुत सारे मुझे एमएफडी भाई पूछते हैं, अविनेश भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों रोकती है, उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो भेज ही रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहा हूं मेरे अपने लोगों के साथ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दोस्तों। अगर आप आईसीसीआई के लोगों के साथ अपना लोगो लगा के, या आपके लेटर हेड पे आईसीसीआई का लोगो लगा के कोई चीज भेज रहे हो, तो जब कभी केस ऑफ डिफॉल्ट होगा या किसी तरह की लड़ाई झगड़ा कस्टमर की होगी और वो आपके ऊपर तोहमत लगाएगा, तो उसमें आईसीसीआई पार्टी बन जाएगी। जिसका भी लोगो इंक्लूडेड है वो भी पार्टी बन जाएगी उस केस की, क्योंकि कस्टमर कहेगा मैंने तो ये सोचा था कि ये टेक्नोलॉजी फंड है, ये बहुत अच्छा है, आईसीसीआई का लोगो है, ये सोच के मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। तो आईसीसीआई पार्टी बन गई। तो आपको ये समझना है कि कल को फ्यूचर के इस तरह के दुख दर्द से बचने के लिए सेबी एमफी इन लोगों ने कहा कि भाई साहब मेरा नाम इस्तेमाल मत करो, तुम्हें अगर कोई कम्युनिकेशन भेजनी है तो पहले तुम प्रायर अप्रूवल लो मेरे से। अगर मेरा नाम आ रहा है तो, अगर मेरा नाम, तो यहां शब्द क्या है? इफ यू आर यूजिंग पब्लिशिंग देयर लोगो, तो आपको उनके आर्टिकल, परफॉर्मेंस कंपैरिजन, जो कुछ भी करना है भैया प्लीज अप्रूव करा लो, या फिर उनका नाम मत इस्तेमाल करो। तो आप पूछेंगे कि जो मेरा ये फंड चार्ट और न्यूज़लेटर जा रहा है उसमें तो हो रहा है ना, मैं उसकी तो दे ही रहा हूं, क्या कर सकते हैं? तो करिए, कोई बात नहीं, आप इसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट में भेजिए, बट लोगो मत यूज करिए किसी एमसी का। इवन एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप भी आप बनाते हैं और उस ऐप में कस्टमर्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हो रिजल्ट या फोटो या चार्ट जिसमें लोगो यूज हो रहा है, भाई साहब पहले से अप्रूव करा लीजिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल बी इन डीप ट्रबल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। तो लोग पूछते हैं फिर हम न्यूज़लेटर किस बेसिस पे भेज रहे हैं, वो भी तो एक मार्केटिंग मटेरियल है। ऑब्वियसली है, बट अभी आते हैं कि आप क्या कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल, और उसका जो कंटेंट और इंटेंट एजुकेशनल एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। इसीलिए जो न्यूज़लेटर हम बनाते हैं, जो आप लोगों ने फिंसिस से लिया होगा, बहुत सारे मेरे वीडियो जो देख रहे हैं यूजर्स होंगे, तो आप देखते होंगे उसमें पूरा परफॉर्मेंस चार्ट के 4-5 पन्ने होते हैं, आपका एडिटोरियल आर्टिकल होता है, इन्वेस्टमेंट ज्ञान करके एक एजुकेशनल कंटेंट होता है। सो इट इज ऑल इंक्लाइंड टुवर्ड्स एजुकेशन, इट्स नॉट इंक्लाइंड अबाउट सेल्स। सो ये इंडिकेशन बहुत क्लियर है, ताकि आप कभी इस तरह के ट्रैप में ना फंसे।
तो अभी तक हम इस 4.15 से संबंधित सारी बातें देख रहे हैं। अब हम फाइनल एक स्लाइड देखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू दिस आंसर है, और वो है क्वेश्चन 14 जो एमफी के डीडीक्यू एफएक्यू में लिखा हुआ है या डूज एंड डोंट्स एफएक्यू में लिखा हुआ है। दैट इज, कैन एन एमएफडी हु डील्स इन ऑफर्स सर्विसेज फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, यानी स्टॉक ब्रोकिंग भी करते हैं, इंश्योरेंस भी बेचते हैं, कॉर्पोरेट एफडी बेचते हैं, अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, हैव अ सिंगल वेबसाइट मार्केटिंग ब्रोशर about their company or firm mentioning all investment products offered by them? तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक एमएफडी अपने पूरे पोर्टल पे अलग अलग दिखाए मेनू कि इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स वगैरह? तो यस, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एमएफडी may have a common website, issue common marketing brochure. इन एडिशन एमएफडी इज रिक्वायर्ड डिस्प्ले टैगलाइन, ये तो आपका मेन टैगलाइन होगा, तो इसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसको तो आपको देना ही देना है 12 के फॉन्ट में। लेकिन आप अपने वेबसाइट पे या अपने मार्केटिंग मटेरियल में सब कुछ दे सकते हैं। तो इसे से संबंधित ये क्वेश्चन था जहां पे ऑडिटर ने ये देखा कि ये जो एमएफडी है ये बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन उसने कस्टमर को कभी भी बताते समय ये नहीं बता रहा है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट इससे कंपेयर करो, इसमें गारंटी है, इसमें नॉन गारंटी है, ये फिक्स्ड है, ये नॉन फिक्स्ड है, ऐसा कोई उसने प्रपोजल नहीं देखा उसके यहाँ। तो यहाँ पे डाउट ये उठ के आ रहा है कि कल को कस्टमर ने मान लो आपके XYZ AMC ए प्रोडक्ट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड के किसी सेक्टोरल फंड में लगा दिया और उसका पैसा आधा हो गया, तो अल्टीमेटली वो कल को ये क्लेम ठोकेगा कि सर मैं तो ये सोच के गया था कि ये फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि ये फलाना फंड है जिसके जो बैंक का है और इसमें एफडी का रेट मिलेगा, मैंने इसीलिए इसको दिया था, मुझे क्या पता था आधा हो जाएगा। तो फंस जाएंगे हम। तब हमसे जज पूछेगा कि तुमने इनको बताया था कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस तरह का है, ये वाले प्रोडक्ट में नॉन गारंटीड है। तो जब भी ऑफर आप दें दोस्तों, इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होगा। शायद मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार आप चेक कर ले, नहीं तो आप लोग हमें मेल करें और डिमांड करें हमारी फर्म से, आपको एक स्टैंडर्ड प्रपोजल लेटर मिलेगा। अगेन जो फिंसिस यूजर है उसे उनको ये सब चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिंसिस नियो में ये प्रपोजल प्री ड्राफ्टेड बनाने का टूल है। आप कोई भी स्कीम चुनेंगे और प्री ड्राफ्ट करेंगे तो ये एक कंप्लायंस बेसिस पे जो बनना चाहिए प्रपोजल तरीका, वो आपको उसी में मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट अगर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझने के लिए चाहिए तो आप मांगिएगा, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ इस ऑब्जर्वेशन का क्या करें, 5.1 जहां पे ऑडिटर ने ये देखा कि एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट डिस्प्लेड, हर तरह के कम्युनिकेशन में नहीं है। तो भाई साहब प्लीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल द फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग दिस एंड वाचिंग दिस वीडियो, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये लिखने का फॉन्ट साइज है 12। ये आपके विजिटिंग कार्ड से लेकर लेटर हेड से लेकर वेबसाइट और इवन ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे एक A4 साइज पेपर में इन द लैंडस्केप आपको बोल्ड लेटर में प्रिंट करके लगाना है। ठीक है, आप कहीं से भी इससे नहीं बच सकते। आपके जो मेल्स आउटगोइंग है उसके भी सिग्नेचर में ये जरूर होना चाहिए, सो दैट यू शुड नेवर बी लेफ्ट बिहाइंड, और ये छूट जाने पे बहुत बड़ी पेनल्टी हो सकती है। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशंस का मैंने एक पार्ट कवर किया। लेट्स सी सम मोर ऑब्जर्वेशंस। Now, this is the observation copy of someone else. मैंने किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के ऑब्जर्वेशन को यहाँ पिक किया। सो इट्स 2.3a। यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जर्वेशन है कि आप एडवाइजरी सर्विसेज लिखे हो, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है रिस्क प्रोफाइल का, स्कीम के रिव्यू का और स्कीम के अप्रोप्रिएटनेस का, यानी आपने किसी भी तरह से कोई रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन रखा है। तो यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन है ऑडिटर की, तो वो जरा समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में ये पूछा गया है या इसे एक्सप्लेन किया गया है कि क्या एक एमएफडी के लिए रिस्क प्रोफाइलिंग कंपलसरी है हर कस्टमर का बिफोर रिकमेंडिंग एनी स्कीम, चाहे वो मौजूदा ग्राहक हो चाहे नया ग्राहक हो। आप जब भी उसे कोई स्कीम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके पास ये रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एमएफडीज आर ऑब्लिगेटेड
ये आपकी जिम्मेवारी है और जरूरी है, आपको करना है रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट्स, तो ये तो आप छूट ही नहीं सकते। और इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड असेसमेंट of the risk appetite, investment needs, and objective, and assess the suitability appropriateness of the MF product being recommended to client। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट गोल्स को भी कैप्चर करना है। सो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, ये जो पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है उन सभी लोगों के लिए जो कंफ्यूज हो रहे हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के इर्द गिर्द। जो लोग रिस्क प्रोफाइलिंग को एक पूरा टूल मानते हैं, एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग मानते हैं, पहले तो वो नहीं है, भूल जाइए, वो आपको अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ इतना अलाउड है कि कस्टमर के रिस्क प्रोफाइलिंग को इन 3 पैरामीटर्स पे तोलेंगे। कौन कौन से? टॉलरेंस, कैपेसिटी एंड गोल, ऑब्जेक्टिव, गोल्स या ऑब्जेक्टिव। ये जो टीसीजी या टीसीओ का आपका कॉम्बिनेशन है ना, ये आपका ही प्रोसेस ऑफ बिजनेस है। एक एमएफडी अगर कमीशन डिजर्व करता है तो वो इन्हीं 3 चीजों के लिए करता है कि आप किसी के भी टॉलरेंस पहचानो, बात करो, समझो, ईयर इन ईयर, सालों साल उसके साथ मिलते रहो और उसके ये फीडबैक के बेसिस पे अपनी उसकी टॉलरेंस को जज करो। टॉलरेंस के लेवल तय करो कि वो कितने तक का झटका खा सकता है। टॉलरेंस जज करने के लिए आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ डिस्कशन हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी कि आप 10 सवाल पूछ के उसकी टॉलरेंस जानो, या एज के बेसिस पे ही कह दो कि भाई ये 26 साल का आदमी है, आराम से इसकी टॉलरेंस है, ये सह लेगा झटके। तो वो आपको देखना है, ठीक है। मेरे जैसा आदमी को अगर आप कहें तो मैं तो एज पे ही टॉलरेंस कर दूंगा कि भाई ठीक है, एनीवन बिलो 50 कैन हैव अ हाई टॉलरेंस, एनीवन अबव 70 कैन हैव लो टॉलरेंस। तो ये हाई लो के हिसाब से आप उसको पॉइंट दोगे और वो पॉइंट के हिसाब से उसे मॉडरेट, एग्रेसिव, वेरी एग्रेसिव की वेटेज डालोगे। और दूसरी ओर कैपेसिटी, कैपेसिटी इनकम देखी जाती है और इनकम के सोर्स के हिसाब से, जिसके पास एडहॉक इनकम है या एन्युटी इनकम है, जो लोग रिटायर्ड हैं, ऑब्वियसली वो लो कैपेसिटी वाले लोग हुए, लेकिन जिनके पास फिक्स्ड इनकम है, सैलरीज हैं और ग्रोइंग है, यंग हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास, उनको हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालेंगे। एंड फाइनली गोल्स, कि आपको कहां जाना है। अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है और समय आपके पास है तो आप गाड़ी को अच्छे स्पीड से चलाएंगे, नॉर्मल स्पीड से चलाएंगे, ताकि आप एक्सीडेंट भी ना हो और मंजिल पे पहुंच जाएं। लेकिन लखनऊ से दिल्ली पहुंचना है और आपके पास वक्त नहीं है, आपको जल्दी पहुंचना है, तो आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो आप ना बैठें गाड़ी में, छोड़ दें, ना पहुंचने की सपना ही ना देखें, या फिर आपको गाड़ी बहुत हाई स्पीड में चलानी पड़ेगी। चांसेस है कि आप पहुंचे, चांसेस है कि आप नहीं पहुंचे। तो गोल तय करता है, कैपेसिटी तय करता है और टॉलरेंस तय करता है कि आपका रिस्क क्या होना चाहिए, कस्टमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स देने चाहिए। अगेन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं आप लोगों के सामने एक ऑप्शन, जिस किसी को भी हमारे अगले वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है, जहां हम रिस्क मैचिंग टीसीजी सिखाते हैं, प्लीज रजिस्टर करिएगा एट admin@armfintech.com। admin@armfintech.com में बस मेल कर दीजिएगा, आई एम इंटरेस्टेड फॉर टीसीजी कोर्स। सो टीसीजी कोर्स आप चाहे चैट में डालिए, चाहे वीडियो में डालिए, चाहे हमारे नंबर्स पे डालिए। लास्ट में मैं आपको अपना सेल्स नंबर देने जा रहा हूं, जो हमारे यहाँ के सेल्स हेड मिस्टर इमरान देखते हैं, आप उसके व्हाट्सएप पे डाल दीजिए टीसीजी इंटरेस्टेड, आपका काम हो जाएगा। मैं ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख भी रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रीली ओपनली लिखा हुआ है, प्लीज आप उसे यूज करिए। मैं यहां पे भी आपको वो नंबर मेंशन कर रहा हूं। टॉलरेंस, कैपेसिटी एंड गोल रिलेटेड जो हमारी सेशन है वो डेट्स होते रहते हैं, जब भी आपको होगा तो ये लोग आपको इंटीमेट कर देंगे। आप अपना इंटेंट इस मेल पे गिरा सकते हैं या इस व्हाट्सएप पे गिरा सकते हैं। तो ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी कर लें अपनी तरफ फॉर फिंसिस। The contact person here as the head sales is Mr. Imran. Coming back to the observations, and as you saw that this is very very important, risk profiling, और इसको कैसे करना है, किस तरह की समझ चाहिए, मैंने इसके बारे में सब बताया। Now 2.3C, no customer logs are maintained in case of advisory services। यानी आप जब किसी को राय देते हो तो उसका कोई लॉग नहीं है। लॉग से इनका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि जब ग्राहक आया, पहली बार आया तो आपने उसको क्या बोला, अगली बार जब उसने फिर से आपके साथ कुछ इन्वेस्ट किया, एडिशनल परचेज, तो क्या बोला, साल में रिव्यू क्या किया, उनका फीडबैक कैसे आया, पूरी कस्टमर की जो जर्नी लाइफ साइकिल होती है, दैट हैज टू बी देयर, जिसे हम लोग
जिसे हम लोग कस्टमर टाइमलाइन कहते हैं। जो लोग भी इससे वाकिफ नहीं है, जरा एक बार को दिखाएं, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर हम यहाँ किसी भी कस्टमर का नाम लेते हैं और मान लो हमने किशन साह खोली, तो ये टाइमलाइन हमें बताना चाहिए कि ये कैसे कैसे आई। इसे लॉग कहते हैं। यू सी, दिस इज द लॉग। और ये जो लॉग बन रहा है कस्टमर का आपके साथ कि उसके साथ क्या बातें हैं, हालांकि मेरे सामने ये जोहो सीआरएम खुला है, बहुत सारे लोग अपने अपने लोकल सीआरएम भी यूज कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट एनी टूल एंड सॉफ्टवेयर, घबराइए मत। मेरे पास जो है मैंने वो दिखाया। आप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें अपना प्रोसेस को एडॉप्ट करना आपका काम है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप जो इस्तेमाल करते हैं वो खराब हो और उसे छोड़ के आप दूसरी जगह चले जाएं। इस तरह की कोई रश में मत पड़िए। हाँ, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो भी करना है वो समझ लीजिए, ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ठीक कर पाए। हम तो हैं ही हैं आपके सामने। आप जोहो सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, फिंसिस खरीद के फिंसिस और जोहो सीआरएम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फिंसिस नियो खरीदना चाहते हैं, ये सब तो कभी भी हो सकता है। बट मोटा मोटी मुद्दा है प्रोसेस समझने का। सो 4.15 देखिए, नो कंपैरिजन फिर से आया, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने ये तीनों फिर से किया। कस्टमर डेटा इज शेयर विद अदर डिपार्टमेंट, ये भी आया है ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोगों को। ये उन लोगों को आया है जिन्होंने सब ब्रोकरशिप ले रखी है, ट्रेडिंग की, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, इंश्योरेंस भी बेचते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी बेचते हैं, और उनके यहाँ एक ही ईमेल आईडी है सारे कस्टमर को जाने की। तो भाई साहब ये बहुत खतरनाक है। कस्टमर अगर कल को किसी भी लॉस के लिए जिम्मेवार हमें ठहराता और कहता है कि मुझे तो ये मेल फिक्स डिपॉजिट के लिए आया था इसी आईडी से, तो अगली बार जब मेल आया तो मुझे लगा कि ये गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि मेल वही था, कंपनी वही थी, मैं कंफ्यूज हो गया जज साहब। तो आप जानते ही हैं, कस्टमर इज ऑलवेज राइट की हमारी दुनिया है, तो ग्राहक हमेशा सही है, ऐसा सेबी का स्लोगन है। तो उस केस में हमारे पे फिर से लांछन और पेनल्टी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत क्लियर रहिए, जो मेल जिस डिपार्टमेंट का है अलग रखिए। अगर आप mfsupport@xyz.com आपका मेल आईडी है तो उसको इस्तेमाल करिए म्यूचुअल फंड कम्युनिकेशन के लिए। LIC या insurance@xyz.com यूज करिए। पहले तो जीमेल और याहू और इनसे छुटकारा पाइए दोस्तों। बहुत सारे लोग आज भी जेनरिक मेल यूज करते हैं, जो कि जनरल मेल है, इसका कोई ओनरशिप नहीं होता। ऐसे मेल से आप कभी कोर्ट में केस नहीं लड़ पाएंगे। तो मेल आपकी खुद की डोमेन की होनी चाहिए, यानी xyz@abhineshkumar.com या infirupi.com या armfintech.com। तो आपका डोमेन बेस्ड मेल होना चाहिए। जो लोग आज के दिन में गूगल वर्कस्पेस नहीं जानते, प्लीज गूगल वर्कस्पेस जाइए, अपने डोमेन बेस्ड मेल को खरीदिए। उसको खरीदने में और समझने में किसी को कोई कठिनाई हो, फिर से मेरी कंपनी को बात करिए, मेरे लोगों से हेल्प लीजिए। फिंसिस यूजर इससे अच्छी तरह वाकिफ है, उन सबको पता है कि कैसे डोमेन बेस्ड मेल ली जाती है। बट अगर आप नॉन फिंसिस यूजर हैं और आपने आज तक अभी तक नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मेल बनाइए और उन मेल्स का इस्तेमाल करिए, उन्हें मैनेज करिए एट वन प्लेस। तो गूगल वर्कस्पेस इज द बेस्ट एडवाइस। बट हाँ, जीमेल मत खरीद दीजिए गूगल में जाके, गूगल वर्कस्पेस जरूर यूज करिए, बट खरीदिए अपने डोमेन बेस्ड मेल को, है ना। नेट में कह रहा है कि MFD हैज नॉट adhered टू कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद AMC इन इट्स एब्सेंस जनरल, और जिसके नहीं होने के कारण जो उसका जनरल ऑब्लिगेशन है डेटा प्राइवेसी का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और डेटा जो है वो सही जगह रेंडर्ड नहीं है, या उसकी सेफ्टी का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जो कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट आपकी AMC से हुई है, पता नहीं आप में से कितनों के पास वो एग्रीमेंट की कॉपी है या नहीं है, बट जनरली हर AMC जब आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करती है तो आपसे एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करती है, चाहे वो अनसेड हो, चाहे आपके सिग्नेचर के पीछे छुपा हो कि आप ये टर्म्स मानते हो। उस टर्म्स में लिखा हुआ है कि आपका जो डेटा है, जो कस्टमर का डेटा है, उसके आप संरक्षक हो, आप उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे अदर देन कि AMC को पास करने के लिए। यानी म्यूचुअल फंड कंपनी को तो आप दे सकते हो, AMC को तो देना ही पड़ेगा डेटा, वरना प्रोसेस ही नहीं होगा। रजिस्ट्रार को भी दे सकते हो, प्लेटफॉर्म को दे सकते हो जहां ट्रांजैक्शन करना है, बट आप किसी तीसरे थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते हैं कि लो भाई मेरा डेटा रख लो, सेव कर लो। अगर उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल से कोई अंजाम बुरा हुआ और उससे जो लॉस हुआ वो आपको भुगतना पड़ेगा, अगर आपने ये प्राइवेसी तोड़ी तो। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ये किस चीज से है,
हम लोगों की आदत से है। आज के दिन में मैं तो देखता हूँ लोगों को ये बात से कतई मतलब नहीं रह जाता है कि उनका डेटा कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। ग्राहक का डेटा को वो सोचते हैं कि ये मेरा बपौती है, मेरा डेटा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई बदमाश ग्राहक अगर मिल गया या अलर्ट ग्राहक आपको मिल गया या यूरोप जैसी कंट्री में आपको कोई चैलेंज आ गई जहां पे आपके डेटा का इस्तेमाल गलत हो जाने पे सारी जिम्मेवारी आपके सर पे टूटने वाली है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा कैसे बचा जा सकता है। तो दो बातें हैं, एक तो आपका जो डेटा यानी कि जो मेन डेटा सर्वर है, ये सर्वर के आप ओनर होने चाहिए। आप देखेंगे कि शेयर बाजार में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ब्रोकर का अपना खुद का एक मोटा सर्वर होता है, एक बड़ा प्रॉपर सर्वर होता है। हमारे देश में हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि लोगों के पास सर्वर नहीं होता, उतने पैसे नहीं होते कि वो सालाना 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके अपने खुद का सर्वर मेंटेन करें, तो शुरुआती बिजनेस में वो लोग जनरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसीलिए सेबी ने, एमपी ने ये 100 करोड़ का कैप लगाया कि जिनका 100 करोड़ हो गया, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपने आप को प्रॉपर ढंग से एक सर्वर खरीद सकते हैं, उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट टिप्स है कि भाई साहब आप अपना प्रॉपर सर्वर खरीदिए। सारा डेटा उस सर्वर में रहेगा, सर्वर के आप मालिक होंगे। इसका कंट्रोल पैनल आपके इसमें होना चाहिए। जिस कंपनी से सर्वर खरीद रहे हैं, गोडैडी, बिग रॉक, XYZ, उससे आपका एग्रीमेंट ऑफ प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी का होना चाहिए। देखिए, हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा चोरी हो जाना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, डेटा उड़ जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर्वर क्रैश कर गया, डेटा उड़ गया, तो फिर से रजिस्ट्रार से इंपोर्ट कर लेंगे। सो डेटा तो मेरे कई जगह रखे हुए हैं, इसलिए डेटा का प्रिजर्वेशन का गारंटी लेना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए बड़ी बात है कि मेरा डेटा थर्ड पार्टी में यूज नहीं होगा। मेरे इस सर्वर में रखे हुए डेटा में अगर मान लो 1,500 क्लाइंट है जिनका SIP चल रहा है और इस सर्वर ने चोरी कर ली और किसी लोनिंग कंपनी को एक साथ 1,500 लोगों का डेटा बेच दिया, लोनिंग कंपनी ने इनको प्री अप्रूव्ड लोन का चिट्ठी भेज दिया, उसमें से 50% लोगों ने लोन ले लिया और इसने कमीशन खा ली, और 50% लोगों ने कंप्लेंट ठोक दी कि सर मेरे डेटा पे लोन ऑफर क्यों आ रही है, मैं तो कभी ये नंबर किसी को दिया ही नहीं था, तो आप फंस जाएंगे। प्लस ना भी कंप्लेन आई तो ये तो गलत हुआ ना, किसी और ने आपके डेटा के ऊपर अपना एक बिजनेस पॉलिसी लगा लिया, उसको कस्टमर बना लिया। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आज मैं इस सेशन में इतना ही रखूंगा इस सर्वर से रिलेटेड चीज पे। अगेन मैं कहूंगा ये एक नॉलेज की पार्ट है, आप लोग गलती ना करें। अगर आप ऐसे किसी सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं जिसमें आप उनके सर्वर में स्पेस खरीद रहे हैं और आप सब यूजर हैं, तो प्लीज उनके साथ एग्रीमेंट मांग के एक अच्छा सा प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइए। उनसे गारंटी लीजिए कि लाइफ टाइम जीवन में कभी भी आप ग्राहक नहीं रहे तब भी। तो ये बहुत सारे लोगों की कंटेंट मैंने पढ़ी है। अभी एक आदमी ने मुझे कंटेंट दिखाया किसी एक कंपनी का, आई विल नॉट टेक नेम, जहां पे उन्होंने उनका पोर्टल खरीदा और पैसे दिए, और एग्रीमेंट जब उसमें मैंने पढ़ा तो मैं हक्का बक्का रह गया। उसमें लिखा था कि जब तक आप मेरे ग्राहक हैं तब तक। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपकी ग्राहक छोड़ दी, मैं आपका सब्सक्रिप्शन छोड़ दिया, तो डेटा तो मेरा आप ही के पास रह गया। आप उसकी कैसे मुझे गारंटी देते हो कि मैंने उसको पूरी तरह डिलीट कर दिया, मिटा दिया? तो आपको वो एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आप मिटा दिए हो, पहले तो वो गारंटी देना है अगर मैं आपका छोड़ूंगा। दूसरा, जो मेरा डेटा है उसका जिंदगी भर कभी इस्तेमाल नहीं होगा, लाइफ टाइम है, यू हैव टू। तो ये बहुत बड़ी बातें होती है दोस्तों। जिसको ऐसी ड्राफ्टिंग करानी हो वो हमसे बात करे और हमारी कंपनी से मंगवाए। तो ये भी आपके लिए एक टास्क है, एक इंपॉर्टेंट आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क है। और इसी तरह देखिए यहाँ पे अगर मैं आज के दिन में उठाऊं तो दूसरा तरीका हो सकता है आप खुद के अपने सर्वर में सब कुछ रखें, और जो सॉफ्टवेयर कंपनी से आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, जैसे फिंसिस से आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, तो आप फिंसिस को कहो कि भाई अपना सारा फोल्डर, वेबसाइट का इमेज सब यहां लोड कर दे। तो ना कि उल्टा हो। तो लोग रिवर्स करते हैं, आपके सब फोल्डर वोल्डर इनके यहां रखे रहते हैं और आप उसको एक्सेस करते हो थ्रू अ सब सेक्शन। बल्कि होना यह चाहिए कि आपके सर्वर में सब रखा होना चाहिए, आपको जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो एक्सेस करने का परमिशन मांग के एक्सेस करे। चलिए 4.21, नो इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस टू प्रिवेंट मिस सेलिंग, ये भी कहा है ऑडिटर का। भाई देखिए इतने ऑब्जर्वेशन में से ये भी एक अजीब ऑब्जर्वेशन है। ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर को दिखा कि भाई साहब ये जो आदमी है ये 10-10 20-20 एम्प्लॉय रखा हुआ है, सबको यूआईएन बांटा हुआ है, ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए तो बहुत पढ़ा लिखा है,
लेकिन ये मिस सेलिंग का रोकने का कोई तरीका ही नहीं इसके पास। इसका कोई कस्टमर मॉडरेट वालों को जाके वेरी एग्रेसिव वाला प्रोडक्ट बेच दे तो इसका कोई चेक एंड मेथड नहीं है। तो चेक मेथड अगर आपको नहीं है तो वो गड़बड़ है। कैसे बनाई जाती है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये आपको सीखना होगा दोस्तों। अगर आपने ये सब नहीं सीखा है तो अगर आप जानते हैं कैसे किया जाता है इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस तो प्लीज इंप्लीमेंट कर दीजिए कल से ही अपने बिजनेस में। अदरवाइज ऑब्वियसली हमारे ये कोर्सेज होते हैं, इसके ऊपर भी आप उसको ज्वाइन करिए और सीखिए। 4.24 नो प्रोसेस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट। अगेन ये 2.1 और 2.4 एक ही बात है। आपको ये इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट, अभी तक आपने इंटरनल ऑडिट की तो कभी सोची भी नहीं होगी। बहुत सारे एमएफडी ने तो अभी तक सपने में भी नहीं देखा होगा कि उसके भाई इनकम टैक्स की ऑडिट तो ठीक, ये बिजनेस एमएफडी ऑडिट क्या होती है। सो ऑडिट एक एक्सटर्नल यानी कि जो ऑडिटर आपके यहाँ आता है जब ड्यू डिलिजेंस होती है, और दूसरा आप अपने लिए ऑनररी खुद की एक इंटरनल ऑडिट टीम भी बिठा सकते हैं। इवन एक्सटर्नल ऑडिटर भी आप हायर कर सकते हो किसी सीए किसी फर्म को जो लीगली ऑडिट के लिए एलिजिबल हो। हमारी जैसी कंपनी आपको ऑडिट रिपोर्ट बना देती है बट हम ऑडिटर नहीं है। तो अगर आप फिंसी से ऑडिट कराना चाहते हो अपने सिस्टम को, वी गिव यू अ कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस ऑडिट रिपोर्ट दैट इज चार्जेबल, बट वी कांट स्टैम्प ऑन दैट बिकॉज स्टैंपिंग आपको किसी अपनी या तो सेल्फ डिक्लेरेशन पे लो। तो जनरली इंटरनल ऑडिट के लिए लोग हमारे जैसी कंपनियों को यूज करते हैं और उसके बेसिस पे हम आपकी सारी रेजोल्यूशंस एक्सेप्शंस और चीजें बनाते हैं। बट ऑडिट में होता क्या है, इस ऑडिट में एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपके एम्प्लॉय से कोई गलती हो रही हो, कोई मिस सेलिंग हो गई हो, कोई मिसमैच हो गई हो, कोई अनसुटेबिलिटी चली गई हो, कोई ऐसा हो जिसका रिजेक्शन हुआ हो, उस सारे चीजों का एक कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी चेक किया जाता है। मान लो एग्जांपल किसी ने 2 करोड़ रुपए लगाया और उसका चेक बाउंस हो गया या रिजेक्ट हो गया या जो भी हुआ, कस्टमर जान गया इस बारे में, ओके है। 2 साल बाद मार्केट 400% भाग गई और तब उसको ये वाला चेक का ध्यान आया और उसने कहा यार ये बाउंस तो किया था लेकिन तुमने बताया नहीं, वरना मैं दूसरा चेक दे देता, आज मेरा पैसा कहां से कहां होता। तो हमारे इज ऑलवेज राइट पे उसी को सुनेगी, हम परेशानी में आ जाएंगे भले हम साबित करते करते कोई टाइम ले ले। तो दोस्तों ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट में ऐसे हर कम्युनिकेशन को आपको मोहर लगा के क्लोज करना है जो आपको कभी भी आफत मचा सकती है। 4.26 कि आपका कमीशन रेट्स का कोई वेबसाइट पे नहीं है। तो सेम वो जो पिछले वाले ऑब्जर्वेशन थे इसमें भी वही है। और 4.28 वही सेम कि आपका प्रपोजल देने का तरीका गलत है। तो देख रहे हैं अब दो दो लोगों को एक ही चीज आ रही है। 4.28 पिछले वाले में भी था, इसमें भी है, यानी प्रपोजल कितना महत्वपूर्ण है। और जो मैंने बार बार आपको कहा कि आपको अपना प्रपोजल फॉर्मेट बेहतरीन बनाना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड लेसन हियर इस पूरे कहानी में। चलिए कुछ और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो सेम इनको भी वही ऑब्जर्वेशन आया जो मैंने अभी पिछली पढ़ी थी। 3.6 नो कंप्लेन रजिस्टर, सेम ऑब्जर्वेशन। तो आप देख रहे हैं अक्सर लोगों को इन्हीं 2-3 चीजों के इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। एक और मेरे पास ऑब्जर्वेशन भेजी है किसी ने, तो अगर मैं उसमें देखूं तो 2.4 बी नो रिटन कम्युनिकेशन अनसुटेबिलिटी, सेम सेम प्रॉब्लम। 4.14 नो प्रोसेस टू हाईलाइट स्कीम एंड जनरल रिस्क डिस्क्लोजर फ्रॉम सिडसाई। ये नया है, चलो इसको देखते हैं। तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हम कस्टमर को कोई भी कम्युनिकेशन भेजें, कोई भी मेरा वेबसाइट हो, सिड साई किम का लिंक हो ताकि कस्टमर उसमें जाके जो पढ़ना है पढ़ ले। क्योंकि हम जनरली लोगों से कहते हैं कि भाई साहब ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ लो बिफोर द इन्वेस्टमेंट। अब वो कल को कहेगा कि साहब इसने ऑफर डॉक्यूमेंट तो दिया ही नहीं मुझे। तो भाई ऐसा झूठ नहीं बोलना है, ऐसा फंसना नहीं है हमें कस्टमर की कंप्लेन में। तो इसलिए हम ऑफर डॉक्यूमेंट का हमेशा एक डिजिटल यूआरएल रखते हैं जिसे हम सिड साई किम डिस्क्लोजर लिंक कहते हैं। तो उस लिंक को खोलने का ये तरीका है, ये देखिए सेबी का ये पोर्टल है, अगेन मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, आप वहां से कॉपी कर लें यूआरएल। यहाँ पे किसी भी तरह के सिड, ऑल द साई एंड किम, तीनों चीज यहाँ पड़ी हुई है, यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और किम। किसी भी एमसी का आप क्लिक करेंगे, हर एमसी का डिटेल यहाँ पे है, सब डिटेल्स हैं। और ये आपको जरूर अपने हर कम्युनिकेशन में रखना है जहां भी आप स्कीम की बातें कर रहे हैं।
तो समिंग अप मैं आपको ऑब्जर्वेशन का एक रिप्लाई सैंपल दिखा रहा हूं कि अगर आप लोग को रिप्लाई करनी पड़े, आप में से कोई ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास ऑब्जर्वेशन आई हुई है और उनको आंसर करना है, तो मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं जिसे आपको फॉलो करने चाहिए। बट ये कोई इम्तिहान नहीं है कि आपको एक पर्चा मिल गया तो आप भर के पास हो जाएंगे। आपको जीवन में इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, इन चीजों को अपने अपने बिजनेस में ढालना भी पड़ेगा। सो अगर मैं उस बेसिस पे देखूं, तो नो रिटन कम्युनिकेशन वाले केस में जहां पे अनसुटेबिलिटी का है, आपको ये आंसर देना है कि मैंने वो कर लिया है, और आपको अटैच करना है सैंपल ऑफ द अनसुटेबिलिटी। नो कंप्लेन ऑफ रजिस्टर वाले केस में आपको सबसे पहले वेबसाइट में सब जगह आपको ग्रेवियंस रिड्रेसल का लिंक लगाना है। टेबल पे अपने कंप्लेन रजिस्टर को मोटा मोटे अक्षरों में लिखा हो, उसको अपने मेन रिसेप्शन टेबल पे रखना है। आपको प्रोसेस के बारे में अगर पूछ रहा है कि डिस्क्लोजर आपका नहीं सही से हुआ है, तो वहां आपको कमीशन डिस्क्लोजर पॉलिसी ठीक से डालनी है। ये ब्रॉडली एसेट साइड से नहीं डालनी, हर स्कीम की होनी चाहिए। टोटल स्कीम जो आप बेचते हैं उसका लिस्ट होना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका है, आप एक गूगल शीट पकड़े, उस गूगल शीट में अपने सारे स्कीमों को एक साथ इंपोर्ट कर ले किसी भी वैल्यू रिसर्च या किसी भी अच्छे पोर्टल से जहां पे एक्सपेंस रेशियो दिया रहता है। तो एक जगह आ जाएगा स्कीम का नाम, यहां आ जाएगा उसका एक्सपेंस रेशियो। जनरली हम लोग एक्सपेंस रेशियो का 50% अपने आप के अपने नाम पे डालना चाहे तो डाल दें, या फिर एएमसी से पूछ पूछ के जो आपको आई है वो भर दें। तो एक रफ एस्टिमेशन यहाँ पे आ जाती है। और ये वाली गूगल शीट को अपने वेबसाइट में वो यूआरएल लगा दीजिए ताकि कस्टमर क्लिक करे तो उसको शीट दिख जाए। यहाँ पे एज ऑन डेट जरूर लिखिए कि ये कब की शीट है। क्वार्टरली आपको अपडेट करते रहना है इस शीट को, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये भी आपने फोर्थ वाला देखा, नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन करना, यानी प्रपोजल बनाने सीखिए दोस्तों। आपको आज प्रपोजल बहुत स्मार्टली बनाने हैं। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचते हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ऑडिट में ये ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा कोई और काम करते हैं तो आपको ये ऑब्जर्वेशन जरूर आएगी। टैगलाइन के बारे में मैंने बताया कि आपके वेबसाइट से लेके हर कम्युनिकेशन और ईमेल के सिग्नेचर में ये जरूर होना चाहिए। तो ये था टोटल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड बातें जो मैंने आज आपको दिखाई, और साथ साथ मैंने पैरेलली एमफी के डूज एंड डोंट्स को भी इस्तेमाल किया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि क्या चीजें सही और क्या गलत हैं। और दूसरी सबसे अहम चीज जो मैं कोशिश कर रहा था कि अपने इस पूरे लेक्चर के दौरान आप लोगों को समझा पाऊं कि ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है कि आप मेरी बातें सुने या कहीं से भी कुछ गूगल करें और ला करके ठीक कर लें। You have to understand the logic and the risk related to each of these observations. ये मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था। आपको जब वो रिस्क पता चल जाता है तो आप सोचते हो कि वो रिस्क मैं अपने बिजनेस में नहीं आने दूंगा। उसके लिए जो तैयारी आपको करनी है आप वो करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना काम करते हैं। लास्ट में मैं आपको चाहूंगा कि एक दो स्लाइड्स में जरूर और शेयर करूंगा जहां मैं लाइव कुछ एक्शनेबल दिखाऊंगा ताकि आप अपने खुद के मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर अपने सॉफ्टवेयर में उसे इंडक्ट कर पाए तो करें, प्रोसेसेस में डाल पाए तो डालें। तो ये हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है फिंसिस नियो। उसके 2-3 सेक्शन में आपको दिखाता हूं ताकि वो आपकी लाइफ में एक अच्छा अंतर ला सके रिलेटेड टू ड्यू डिलिजेंस। तो मैं एक अपने पोर्टल पे लॉग इन कर रहा हूं। प्रोसेसेस में होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे अगर हम यहाँ मॉड्यूल में देखें तो जिस किसी का भी जो भी मॉड्यूल है, आप चाहे जोहो इस्तेमाल करते हो, चाहे XYZ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आपके मॉड्यूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है ऑब्वियसली वो है ड्यू डिलिजेंस, जिसकी मैंने अभी अभी चर्चा की। जो आपको सारे अनसुटेबल फोलियोज एक बार में बता दे कि ये अनसुटेबल है। कंप्लेन जो भी है यहाँ रिकॉर्डेड रहे रजिस्टर, और फीडबैक, ये 3 अहम अहम मुद्दा है जो आपके पास रहनी चाहिए। सारे अनसुटेबल फोलियोज आपके पास दिख जाने चाहिए ताकि आप एक्शन कर लें। आपके कंप्लेन रजिस्टर की सारी रिकॉर्ड्स यहाँ होने चाहिए और फीडबैक्स यहाँ पे होने चाहिए। और साथ में एमवी का ये ड्यू डिलिजेंस फॉर्म जो कि मैंने अभी अभी पर चर्चा की थी कि ऑब्जर्वेशन आने से पहले अपने लिए आप ये क्वेश्चनर कंप्लीट करके रेडी करके डाउनलोड करके या सेव करके रखे रहें। हर साल आपको एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में ये कर लेना चाहिए। और ड्यू डिलिजेंस की जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ अवेलेबल है ये सब यहाँ पे ऑटोमेटेड आ जाती चाहिए। Second thing which is very important for you in any software, any tool which you are using is the review log. आपका रिव्यू लॉग एक बनना चाहिए कि आपके आज कितने रिव्यूज ड्यू थे, कितनों का आपने रिव्यू कर लिया और आपका अल्टीमेट रिव्यू रिजल्ट क्या है। ये लॉग आपसे ऑडिटर मांगता है।
तो अभी मैंने एक क्लाइंट सेलेक्ट किया, मान लो जिस क्लाइंट का रिव्यू ड्यू आया, हम वहां से रिव्यू ड्यू से क्लाइंट में गए। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है आपके देखने के लिए कि जब आप इसका रिव्यू करते हो और यहाँ क्लिक करते हैं, तो आपके पास मैनुअल रिव्यू भी है, एआई रिव्यू भी है। अगर हम मैनुअल रिव्यू देखें तो सिंपल है कि आपको पहले स्कोर आ रहा है कि गुड और बैड क्या है। अनसुटेबिलिटी पैरामीटर में आपको 0 स्कोर है। इसका मतलब ये है कि आपका अनसुटेबल प्रोडक्ट्स है, कुछ ना कुछ है। क्या है वो अंदर आपके टूल में दिख जाएगा, बट अनसुटेबल प्रोडक्ट्स है। और बाकी चीज़ों में आपके 10 to 10 पैरामीटर है। स्कोर समरी 60/100। एंड अकॉर्डिंगली जब आप इस सीनियर सिटीजन हाइब्रिड रूल या आपका वायलेशन हो रहा है कि आपके 38% की डेफिसिट है एज पर द सजेस्टेड। नाउ व्हेन यू गो टू सेविंग्स पैटर्न कि इनका सेविंग्स पैटर्न क्या है, वो जब तक लोड हो रहा है आप नीचे देखिए, आपको सारे स्कीम के यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स हैं कि आपको क्या करना है। इनको ऐड मोर बोलना है, इनको हटाना है। तो जैसा कि मैंने अभी एमफी के आपके रूल्स में दिखाया, यू आर अलाउड फॉर सजेशन। आप लोगों को जो आपके द्वारा इन्वेस्टेड है आपकी पोर्टफोलियो में, या आपके द्वारा नहीं भी है लेकिन उन्होंने कैश से आपको वो समरी दी है, तो आप उनको ये होल्ड इट टाइट एंड रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जब आप ऐसी रिकमेंडेशन उनको देंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है और होना चाहिए कि आप उनको मेल करें, पीडीएफ करें, और ये रिकॉर्ड में आ जाए आईपी एड्रेस पे कि मैंने ये इनको भेज दिया है। और अकॉर्डिंगली ये बन गया लॉग। यही लॉग की वहां पे चर्चा थी कि आपका कोई ऐसा लॉग होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप इसको एआई से करते हैं, तो एआई अगर कोई चीज कर रहा है, आपको उसमें नीचे मेंशन करना जरूरी है कि ये मैंने नहीं दिया है, एआई ने दिया है, बट मैंने इसे वैलिडेट किया है। तो आपको वो लाइन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर डालना है कि वैलिडेटेड बाय मी, मैंने इसे देख के आपको भेजा है। वरना यूजर यही सोचेगा कि आपने इसे देखा है। और तो यहां पे आपको हाथ से नहीं निकालना पड़ा, ऑलरेडी होल्ड होल्ड एग्जिट अकॉर्डिंग टू आ गया। और ये कैसे आया होगा, क्योंकि कुछ रूल आपने लिखी होगी, आपने इसके पीछे नियम लिखा होगा कि भाई ऐसा कर देना, इस एज वालों को ये दे देना। और अब देखिए जैसे लिखा है इंश्योरेंस रिकमेंडेशन, क्लाइंट्स एज एक्सीड्स 55, नो इंश्योरेंस रिकमेंडेड एप्लीकेबल। सो अकॉर्डिंगली न्यू ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में भी उनको वो राय दिया जो उनके कैटेगरी के हिसाब से आपने अलाउ कर रखी है। सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो जीवन में, और आपको हम तक पहुंचना बहुत आसान है। मैंने पहले ही आपको अपने नंबर्स और फ़ोन नंबर्स दे दिए हैं, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे नंबर हैं। हमारे admin@armfintech.com कॉमन ईमेल है, जिसको भी जो भी ड्रॉप करना आप इस पे ड्रॉप करें एंड वी विल सर्टनली गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर लिसनिंग टू दिस। एक रिक्वेस्ट है कि जरूर सब्सक्राइब करें चैनल, अपने दोस्तों को और फ्रेटर्निटी में और दोस्त जिनसे आपको लगता है कि उनको ये ज़रूरी है ये सुनना, उनको भी जरूर पास करें। एंड thank thank you and best wishes for your business.